हैं आनंद जाट से। एक जुनूनी शख्सियत, एक तालीम याफ्ता शख्सियत। हरदा का नाम इंदौर तक में लोगों की ज़बान पर लाया। एजुकेशनिस्ट, बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देने में अग्रगणी रहे। अब हरदा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 135 से खुद प्रत्याशी हैं। बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव क्षेत्र में हैं, क्या जनता से अपेक्षा है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। युवा क्रांतिकारी आनंद जाट जी, स्वागत है आपका अग्निशक्ति लाइव न्यूज़ में। जी नमस्कार सर। मैं हरदा की राजनीति में कुछ खास उद्देश्यों से आया हूँ। मैंने देखा है कि हरदा अन्य जिलों से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हम यहाँ से 150 किलोमीटर इंदौर जाएं, भोपाल जाएं, तो बड़े विकसित से शहर दिखते हैं हमें, और जब हरदा आते हैं तो हमें ये कम से कम उनसे 50 साल पीछे का शहर दिखता है। तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, हरदा की हालत इतनी बुरी क्यों है। मैंने जब आरटीआई वगैरह लगाई तो मुझे पता चला कि पिछले साल ही हरदा का जो बजट है वो राज्य सरकार ने हरदा को 1900 करोड़ रुपए केवल निर्माण कार्य के लिए दिया है। 1900 करोड़ रुपए एक भारी पूंजी है। और जब मैंने विश्लेषण किया आसपास घूमकर, तो मैंने देखा कि 100 करोड़ भी ये लोग खर्चा नहीं करते। मतलब निर्माण कार्य में हरदा जिला पूरा फिसड्डी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक पूरा बजट विश्लेषण निकाला कि हरदा में कितना पैसा आया हुआ है। तो मुझे पता चला कि हरदा में निर्माण कार्य के लिए 12,536 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़ा है। मतलब इतना पैसा हरदा में निर्माण कार्य के लिए रखा हुआ है, पास है। उनके भूमि पूजन भी हो चुके हैं, माननीय मंत्री जी ने भी किए हैं और अन्य लोगों ने भी किए हैं, लेकिन उसके लिए ठेकेदार नहीं मिल रहे। ठेकेदारों से मैंने कुछ ठेकेदारों से जानकारी निकाली कि आप आखिर ठेका क्यों नहीं लेते हैं, इतना सारा पैसा आ रहा है। उनका कहना है कि देखिए हमको 5-5 साल की गारंटियां देनी पड़ती है उस निर्माण कार्य के लिए, और ऊपर से हमारे कुछ टैक्सेस कटते हैं, और फिर नेताओं को भी देना पड़ता है, अधिकारियों को भी देना पड़ता है। इसके बाद में हमें कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे में हम कार्य कर पाए बड़ा मुश्किल है। तो वो भले ही बहुत पूंजी दिख रही है, लेकिन हमें बचत कुछ भी नहीं होती है। तो वो ठेकेदारों ने मना कर दिया। तो ऐसी हालत हरदा की हो रखी है। मैंने देखा कि हरदा में सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा लिप्त है, तो वहीं विपक्ष जो है पूरी तरह से निष्क्रिय है। मेन मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं करते सर, उनको मुद्दे पता ही नहीं है। हमारे जो विपक्ष के मुख्य उम्मीदवार जो उतरे भी हैं, उनका तो बस कोई जीमने के लिए बुला लेता है, पंगत के प्रोग्राम में जाया करते हैं, और वो चाहते हैं कि इसी से चुनाव जीता जाए, और वो इसी पंगत जीमने के आधार पर ही चुनाव में उतरे भी। उनके पास में कोई खास विजन नहीं है हरदा के लिए। तो मैं एक खास विजन के साथ में हरदा में आया हूँ। देखिए, मैं शिक्षक रहा हूँ, IAS वालों को पढ़ाया है, अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। मैं अर्थशास्त्र को जानता हूँ, कैसे उत्पादन बढ़ सकता है, कैसे देश में तरक्की आ सकती है, कैसे रोजगार बढ़ सकते हैं। इसके लिए मेरे पास में एक व्यापक प्लानिंग है, मेरे पास व्यापक सोच है। सोच ये है कि हरदा में मैं समझता हूँ कि आज जो स्कूल की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, आज बच्चा 15 साल स्कूल में पढ़ता है सर। 15 साल स्कूल में पढ़ने के बाद में उसकी 15,000 की नौकरी नहीं लगती है। तो 15 साल उस शिक्षा का अर्थ क्या निकला, उसका महत्व क्या रहा। कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उसके बावजूद लाखों की फीस देने के बाद में उनकी 1,000 की तनख्वाह नहीं लगती है। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का मूल्य क्या। मुझे कभी कभी लगता है कि शिक्षा मूर्ख बनाने के लिए, ये शिक्षा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, कोई स्किल नहीं है, कोई रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही। इतने सारे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं कि मेरा माथा ठनक रहा है कि आखिर इस देश का होगा क्या। उन सबको एक अलग, उनको घमंड भी है कि हम पढ़े लिखे हैं,
लेकिन उनके पास उनकी 1000 रुपया कमाने की क्षमता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हरदा में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ स्किल के प्रोग्राम हो सकते हैं। उन सारे विजन को लेकर मैं हरदा विधानसभा चुनाव में उतरा हूं। मेरे विजन सर क्लियर है। मैं किसी पार्टी में नहीं गया सर। मुझे तो कांग्रेस से भी बड़े बड़े प्रदेश स्तर के प्रवक्ता पद के ऑफर आए और माननीय जीतू पटवारी जी ने मुझे इसके लिए कहा, लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि हरदा कांग्रेस के अंदर की राजनीति बहुत खराब है। मेरे विजन सब धरे के धरे रह जाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाएगा जो कभी शायद उसके योग्य ही नहीं है। तो मैंने वो उसको भी ज्वाइन नहीं किया। और मैंने ये भी इनकी हिस्ट्रियां देख रखी हैं कि इन लोगों ने भी भ्रष्टाचारियों का साथ ही दिया है। अभी हाल ही में सुरेंद्र जी जैन, मैं तो नाम लेके राजनीति करता हूं, आपके चैनल पर किसी को बुरा लगे तो लगे। सुरेंद्र जी जैन हरदा नगर पालिका से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनको रेड कार्पेट के साथ स्वागत किया है। तो ऐसी दोहरी राजनीति ये लोग करते हैं। तो मैं इनके साथ में नहीं गया, क्योंकि इन लोगों के विजन नहीं सर। इनका विजन एक ही, चुनाव जीतना। मेरा विजन अलग है सर। मुझे हरदा को बहुत आगे लेके जाना है। मैं चाहता हूं हरदा में रोबोट निर्माण का ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सर अमेरिका में, जापान में रोबोट बनाने की ट्रेनिंग मिलती है, हरदा में क्यों नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन हरदा में वो कथा कहानियों वाली स्कूली शिक्षा दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा रुष्ट हूं। मैं चाहता हूं हरदा में रोबोट निर्माण का ट्रेनिंग सेंटर हो। मैं चाहता हूं हरदा में बच्चों को सॉफ्टवेयर सिखाया जाए। मेरा एक बुआजी का लड़का है सर, उसने ना बीकॉम किया है, लेकिन इंदौर में उसने ना सॉफ्टवेयर निर्माण सीख लिया था कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। सर अभी वो कनाडा में साल का 60-70 लाख रुपए की उसकी तनख्वाह है और बीकॉम किया हुआ है। कनाडा में 70 लाख रुपए कमाता है। उसके पिताजी, मतलब जो हमारे फूफा जी हैं, 25 एकड़ की जमीन के मालिक है। 25 एकड़ का किसान जो है साल भर में 5-10 लाख रुपया नहीं बचाता है। उनका बेटा उनको वहां से 50 लाख रुपया भेजता है सीधा सीधा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि हरदा का एक एक युवक, हरदा का एक एक बच्चा जैसे बड़ा हो तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करे। हरदा में मैं चाहता हूं कि हैकिंग सीखे, एक एक बच्चा एथिकल हैकिंग सीखे तो व्यापक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जाकर नौकरियां प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आजकल एक नया विषय जुड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूं हरदा के बच्चे उसमें उतरें और इसके लिए जरूरी है कि हरदा में जगह जगह पर इसके ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। ये फ्री की योजना है सर, ये फालतू योजना है। ये इन योजनाओं से कुछ नहीं होना है। ये योजनाएं लोगों को पंगु बना रही है, लोगों को अंदर से कमजोर कर रही है। ये फ्री की योजनाएं लोगों को, अर्थशास्त्र में थ्योरी है सर, उसमें पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं। पॉवर्टी ट्रैप मतलब निर्धनता जाल। उसको जब हम पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं कि सरकारें जब लोगों को फ्री पॉकेट में पैसा देती है तो लोग काम करना बंद कर देते हैं और देश जो है गहरी गरीबी में जाता है, निर्धनता के जाल में फंस जाता है। ये निर्धनता का जाल ये भाजपा और ये कांग्रेस की सरकारें पैदा कर रही हैं फिलहाल मध्य प्रदेश में। और मैं आपको कह दूं कि यही ऐसा चलता रहा तो भविष्य में मध्य प्रदेश बहुत बुरा गड्ढे में गिरेगा सर। इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि दुनिया में जैसी तरक्की चल रही है वैसी की वैसी हमारे हरदा में आए। मैं रोबोट ट्रेनिंग सेंटर चाहता हूं, मैं विदेश व्यापार सिखाने के ट्रेनिंग सेंटर करना चाहता हूं। पास में एक गांव है सर, काया गांव, वहां एक रितेश पटेल नाम का लड़का है। उसको इंदौर में मेरे पास उसने विदेश व्यापार का ट्रेनिंग ली थी और उसको एक प्रैक्टिकली उसने भी करना शुरू किया। हरदा में बैठ के वो 4 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, 4 करोड़ का बिजनेस साल का, और बहुत पैसा कमा रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने, उसके पिताजी का देहावसान हो गया तो फिर वो वापस यहाँ हरदा गया और एग्रोनॉमिक्स में उसने थोड़ा स्टडी किया तो उसके भी बिजनेस उसके चलते हैं। मतलब सोचो हरदा में रहकर जब बच्चे विदेश व्यापार कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं ऐसे रितेश पटेल हरदा में बहुत सारे आ जाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि हरदा में एक विजनरी काम होना चाहिए। ये पंगत जीमने वाले, ये फ्री पॉकेट में ये देने वाले, ये सापा पहनने वाले विधायक बहुत देख लिए हरदा के लोगों ने। एक बार मुझे भी आप जो है अपना साथ दे दे। देखो सर मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास तो स्थिति ऐसी है कि मैं इंदौर में कोविड के बाद में बुरी तरह से इस तरह से नुकसान में गया कि मैं वापस उठ नहीं पा रहा हूं। मैं बहुत कर्ज में भी आ गया।
और माननीय मंत्री जी ने एक बार मुझे बहुत तगड़ा झटका लगाया था व्यापारिक तौर पर। मैं बहुत घाटे में हूं, तो इस वजह से मैं पंपलेट छापने के भी मेरे पास में पैसे नहीं कि मैं पब्लिक में जाके प्रचार कर सकूं। एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही है ऐसा है जिससे मैं आप लोगों के तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं, इसी से अपना प्रचार प्रसार कर पा रहा हूं। जैसा कि आप जो विषय बता रहे हैं, ये विषय राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो विषय जो हैं हरदा में मूर्त रूप लें। तो विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवार हैं, आप अगर जीतते हैं तो क्या आप अकेले दम पर जो विषय बता रहे हैं उन विषयों को यहाँ लॉन्च कर पाएंगे? यहाँ लोगों को जो रोज़गार की बात आप कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी आप अकेले के दम पर यहाँ पर प्रतिस्थापित कर पाएंगे, ये जानना चाहते हैं। मैं सर बताऊं कि देखो, ये जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ये बहुत खर्चीले प्रोजेक्ट नहीं है, ये चंद रुपए के हैं। मतलब आप मान के चलिए कि एक विदेशी व्यापार ट्रेनिंग सेंटर यदि खोला जाए, उसका साल भर का 10 लाख का खर्चा है। एक रोबोट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए तो साल भर का उसका 25-30 लाख का खर्चा है। और हरदा में, खिड़किया में उसके सेंटर से बनाए जा सकते हैं। ज्यादा खर्चीले प्रोग्राम नहीं है सर ये, इसके लिए कोई करोड़ों अरबों रुपए की पूंजी नहीं चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर, आपको एक हॉल चाहिए और ट्रेनर्स चाहिए और उसके इक्विपमेंट चाहिए, ज्यादा खर्चीला काम नहीं है। ये बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन उसके विजन तो सर इनके पास होना चाहिए। ट्रेनर्स चाहिए सर, ट्रेनर बाहर से लाने पड़ेंगे। और मेरे पास में दिखती बात है, यदि मैं विधायक बना तो मेरे पास विधायक निधि होगी, तो मैं उसका प्रयोग करूंगा इसी काम के लिए। मैं शिक्षा पर ज्यादा फोकस करूंगा सर, लोगों को ट्रेनिंग देने पर, रोजगार लोगों को मिले, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा सर। बहुत सारी चीजें, मैं आपको सही बात बताऊं, एक पवन पुत्र योजना चलती है हरदा में, पूरे मध्य प्रदेश में 2013 से चल रही है। उस योजना के तहत हरदा जिले को हर साल 400 ऑटो टेम्पू मिलते हैं और नियम यह है कि वो SC/ST के बेरोजगार युवाओं को 30 से 40 हजार रुपए की लागत में दिए जाएं। ऑटो टेम्पो 2-3 लाख रुपए में आते करीब, और वो उन युवाओं को 30-40 हजार रुपए में दिए जाने का प्रावधान है सर। हर साल 400 आते हैं, 400 ऑटो टेम्पू का पैसा 12 करोड़ रुपए हर साल आता है, लेकिन अभी तक एक भी युवा को एक भी टेम्पो नहीं बांटा गया। आप सोचिए कि 10 साल में 4000 SC/ST के युवाओं को रोजगार मिल जाता। आज हरदा का युवा, इंदौर, हरदा, यहाँ पर बहुत सारे अपने छोटा हाथी और अपना ऑटो टेम्पू या बस छोटी मोटी लेके वो अपना कारोबार बिजनेस कर रहा होता, बेरोजगारी खत्म हो जाती। तो हरदा में बहुत व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन समझने वाले नहीं है। नेता लोग तो क्या फर्जी उद्घाटन करा करते हैं, भाषण दिया करते हैं, ये कार्यक्रम में गए, वो कार्यक्रम में गए, उनके अपने कोई विजन नहीं सर। मैं युवा हूं इसलिए मेरे विजन है, युवाओं के विजन हो सकते हैं सर। मैं बुरा मत मानिएगा, आपकी एज के लोग जो है, जो 50-60 के ऊपर के हैं, उनके विजन खत्म हो जाते हैं। अब उनको ऊपर के विजन देखना चाहिए, ठीक है। तो जमीन के विजन उनको समझ में ज्यादा नहीं आते हैं, तो ये मेरा सोचना है। जैसे कि आप आम आदमी पार्टी में यहाँ जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद में आपका प्रमोशन हुआ, आप प्रदेश संगठन में भी गए, तो अभी मालूम हुआ है कि आपने आम आदमी पार्टी, जिसे शॉर्ट में आप बोलते हैं, वो भी आपने छोड़ दी। क्या वजूहत रही उसकी? सर, मैं आम आदमी पार्टी के पास 2 मुद्दे लेकर गया। मैंने उनसे कहा कि आप किसानों की फसल के भाव जो है वो बढ़ा दें। आपको करना ये कि अभी 2021 का भाव मार्केट में मिल रहा है, मंडियों में मिल रहा है, आप 2-2 हजार का बोनस दे दो प्रति कुंटल हर किसान को। 4000 रुपए कुंटल गेहूं का भाव होगा तो पूरे किसान आपकी तरफ आ जाएंगे। आप ये घोषणा कर दें अपने चुनावी पत्र में। उन्होंने कहा कि इससे तो बजट के ऊपर बहुत भार आएगा। मैंने उनको पूरा कैलकुलेशन दिया कि 2000 रुपए का बोनस देंगे तो पूरे प्रदेश के बजट के ऊपर 72,000 करोड़ का भार आएगा। अब पिछले 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार का बजट जहां 2,40,000 करोड़ का था, वर्तमान में 3,13,000 करोड़ का है। 73,000 करोड़ तो मामा जी ने यूं ही बढ़ा दिए, तो 72,000 करोड़ किसान के लिए बढ़ा दे तो क्या बुराई है। और किसान के पास पैसा आएगा तो किसान है सर, ग्राहक क्या है, ग्राहक। ग्राहक के पास पैसा आता, मार्केट यूं ही बूम कर जाएगा सर। बाजार में इतनी तेजी आएगी कि प्रदेश में विकास की गंगा बह जाएगी।
लेकिन क्या है कि हमारी आम आदमी पार्टी की जो एक लीडर आए हैं संदीप पाठक, उनका नाम है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उनको यहाँ के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनको एक और मुद्दा दिया, मैंने कहा कि शासन के पास फिलहाल 68 लाख एकड़ कृषि भूमि सरकार के पास अधिकृत है, जिसके ऊपर कोई पटेलों ने कब्जा कर रखा है। ये सीलिंग एक्ट में जब्त की हुई भूमियां हैं, और इसका सीलिंग एक्ट में जमीनें बड़े बड़े किसानों से सरकार ने ली है, तो उसका उद्देश्य था कि जो SC ST के बेचारे गरीब भूमिहीन किसान हैं, लेबर हैं, उनको भूमि दी जाएगी। लेकिन सरकार ने भूमियां नहीं दी। ये भाजपा कांग्रेस के लोगों ने उस मुद्दे को लोगों को पता भी नहीं लगने दिया। मैंने कहा कि आप एक काम करें, 4 व्यक्ति के एक परिवार को 1 एकड़ भूमि आवंटित करें, SC ST के परिवार को। पूरे मध्य प्रदेश में 1,53,00,000 ST की आबादी है और 1,35,00,000 SC शेड्यूल कास्ट की आबादी है। मतलब करीब 2,85,00,000 के करीब इनकी संख्या, 88 लाख के करीब संख्या है। उसमें से 2,05,00,000 लोग जो है कृषि से संबंधित है। मतलब आप यदि 4 व्यक्ति के परिवार को 1 एकड़ भूमि दे भी दे तो कितना अच्छा होगा। आपको इनको 1 रुपया 2 रुपए किलो में गेहूं अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना पैदा कर लेंगे। उनके अनाज की खाने की व्यवस्था तो कम से कम खत्म हो जाएगी। और कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर टाइप का किसान युवक निकल गया तो 1 एकड़ भूमि में मिर्ची लगा देगा, टमाटर बो देगा, आलू चिप्स का आलू बो देगा, ऐसे करके उनकी आमदनी अच्छी बढ़ सकती है। लेकिन उनको इससे भी कोई मतलब नहीं था, उस पर भी उन्होंने मना कर दिया। जब आप मेरे मध्य प्रदेश के मुद्दों को आप मेरे समझ ही नहीं रहे। अब उनका मैनिफेस्टो मैंने देखा सर, घोषणा पत्र, फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा देंगे। मैंने कहा महाराज ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पानी फ्री है, यहाँ पैसे नहीं लग रहे पानी के। और बिजली के बिल, हम 70% गांव के लोग हैं जो किस बिजली का बिल भरते ही नहीं। तो आपके फ्री पानी फ्री बिजली के फंड यहाँ चलेंगे नहीं। यहाँ किसान की बात करो, यहाँ आदिवासियों की बात करो, लेकिन उनको इसके ऊपर रुचि नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक तो यहाँ है ऑलरेडी, पर वो खुल चलते कहाँ है ना। तो इन मुद्दों को समझने की बजाय वो अपने दिल्ली का मैनिफेस्टो यहाँ चिपका रहे हैं। तो मैं सर समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, मेरा अनुभव रहा है, कड़वा अनुभव 1 साल का। मैंने 1 साल में भाजपा को भी अच्छे से समझ लिया, कांग्रेस को भी अच्छे से समझ लिया और आम आदमी को भी समझ लिया। ये राष्ट्रीय पार्टियां सर हमारे स्थानीय मुद्दों को समझती ही नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश के मुद्दों को। इनको चाहिए सरकार बनाना बस। ये अपना अपना पैसा लेके आते हैं, अपनी ब्रांड इमेज बनाते हैं, पैसे वाला उम्मीदवार देखते हैं, उसको चुनाव जिताते हैं और सरकार बनाते हैं। ये बिजनेस कर रहे हैं सर, सबके सब बिजनेस कर रहे हैं। मेरी तो अगली प्लानिंग है सर, अगले 5 साल मैं SC ST और खासतौर पे मुस्लिम आबादी, इन लोगों को इकट्ठा करूंगा, इनके युवाओं को इकट्ठा करूंगा। और जो OBC और जनरल समाज में जो युवा मेरी तरह जागरूक हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, इन लोगों को इकट्ठा करूंगा। अगले 5 साल मेरा मिशन यही चलेगा। मैं पूरे प्रदेश स्तर पर एक अलग राजनीतिक दल खड़ा करूंगा और भाजपा कांग्रेस दोनों को चुनौती दूंगा। ये मैं करूंगा, ये मैं करके दिखा भी दूंगा और 2028 में सरकार बना के भी बताऊंगा। मैं विजनरी काम करना चाहता हूं सर, ये फ्री पॉकेट वाली राजनीतियां नहीं करना चाहता सर। आपको मैं एक बात स्पष्ट कह दूं कि मध्य प्रदेश में एक आम आदमी, राज्य सरकार जो है 27% उस आम आदमी से टैक्स वसूल करती है और केंद्र सरकार 21% का टैक्स वसूल करती है। टोटल 48% आम आदमी टैक्स देता है। उसके बावजूद एक सामान्य सी सड़क के लिए तरस रहा है, एक सामान्य सी शिक्षा के लिए तरस रहा है। तो ये क्या चल रहा है? स्कूलों की हालत देखिए आपने। मेरे गांव की, खुद के गांव की स्कूलों में हमारे गांव के लोगों ने चंदा करके स्कूल में टीन शेड लगाया है। उसमें छत जो थी उसमें कवेलू था और उसमें बहुत बड़ा छेद था और लोग, बच्चे बरसात में पढ़ रहे थे, पानी गिरते में पढ़ रहे थे। गांव के लोगों ने, सरपंच साहब ने अपनी तरफ से पैसा लगा के टीन शेड लगाया। इनको कोई रुचि नहीं। हम तो परेशान हो गए घूम घूम के कि हमारा स्कूल तो कम से कम ठीक ठाक बना दो, लेकिन इनकी कोई रुचि नहीं सर। सरकार का मेन काम क्या है? मेन काम आप समझिए सर, सरकार का मेन काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा। ये 6 काम मेन है। लेकिन इन 6 काम में मध्य प्रदेश की सरकार फिसड्डी निकली सर। चाहे भाजपा आए या कांग्रेस आए, ये सब फिसड्डी है सर। ये उल्टे बाकी सब काम करते हैं। अब ये इतने सारे फंक्शन करते हैं, ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये वो निकाल रहे हैं, उसका पैसा पब्लिक के टैक्स से वसूल कर रहे हैं। अरे आपकी पार्टी की विकास यात्रा आपने जनता से कैसे उपयोग किया? जनता के टैक्स का कैसे उपयोग किया?
ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं तो देखता हूं मंत्री जी का रोज का कोई बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है। मंत्री जी का के कार्यक्रमों के ऊपर जिले की सरकार का रोजाना 2 लाख रुपया खर्च होता है। मतलब साल भर में 7-8 करोड़ रुपया केवल इसी पर खर्च हो जाता है। तो ये कैसी व्यवस्था चल रही सर? मुझे तो ये चीजें पसंद नहीं आ रही। मैं तो लड़ूंगा। किस पार्टी से आप उम्मीदवार हैं? आपकी प्रचार की जो शैली है वो भी यहाँ लीग से हटकर दिखाई दे रही है। आप अपने फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों में अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। समय बहुत कम है, क्या आप फिजिकली लोगों से फेस टू फेस, डोर टू डोर इतने समय में मिल पाएंगे, अपनी बात लोगों तक रख पाएंगे? सर मेरे पास भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके बराबर पैसा नहीं है। भाजपा के उम्मीदवार तो 1000 करोड़ के मालिक हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी लगभग 50-100 करोड़ के मालिक हैं। उनके बराबर पैसा नहीं है सर मेरे पास। मैं तो बहुत छोटा किसान हूँ, मेरी खुद के हिस्से में 10 एकड़ जमीन है। मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है सर। मैं तो पंपलेट भी छपवाने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे एक पार्टी मिल गई वहीं पर जहाँ मैं नामांकन भरने गया था, तो उन्होंने कहा कि हम आपके कम से कम पंपलेट का खर्चा उठा लेंगे। तो इस आधार पर मैंने उस पार्टी के नाम से मैंने नामांकन भर दिया। उनका नाम भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी। और मैं असल में इंडिपेंडेंट भरने वाला था, निर्दलीय चुनाव लड़ने का उसमें मूड में था। लेकिन मैंने जब चुनाव चिन्ह देखे तो मुझे वहां पे जूते चप्पल भी चुनाव चिन्ह दिखे, और मुझे लगा कि ये कलेक्टर साहब मेरे ऊपर चिढ़ते बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि इस चिढ़ में मेरा मजाक बनाने के लिए जूता चप्पल चुनाव चिन्ह दे दे। तो इस पार्टी का मुझे चुनाव चिन्ह हीरा मिला, तो फिर मैंने इस पार्टी को चुन लिया और उससे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नाम भी अच्छा है, नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी। उनके लीडर से भी मैं मिला। एक स्वतंत्र किसान पार्टी के नेता आए, अयाज खान जी, उनसे मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो फिर मैंने इस पार्टी के नाम से ही मैं अपना भर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी तो फिसड्डी निकल गई सर। उन्होंने तो मध्य प्रदेश में ऐलान किया था कि हम तो 230 सीट पे दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने 60-70 सीटों के लिए लिस्ट जारी की, बाकी का लिस्ट ही जारी नहीं की। बेचारे कार्यकर्ताओं की सबकी उम्मीद और मेहनत को बेकार कर दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं हरदा विधानसभा की जनता को? हरदा विधानसभा की जनता को मेरा संदेश ये है कि खूब भाजपा कांग्रेस को आजमा लिया आपने। ये भाजपा कांग्रेस के नेता विजनरी नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। हरदा के विकास को लेके इनका कोई प्लान नहीं है। लेकिन मेरे पास एक एक जगह का प्लान है, एक एक गांव का प्लान है। मैं अपने प्लान बता देता हूं। पहला प्लान कि मैं यदि विधानसभा पहुंचा तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार अगली बार बन रही है। मैं बता दूं कांग्रेस की बन रही है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। और जो भी सरकार बने सर, मैं तो लड़ूंगा 4000 के भाव के लिए, किसान के लिए। किसान के लिए लड़ूंगा सर। मैं खुद भी किसान परिवार से हूं। मेरे खुद के घर में भी समृद्धि आएगी थी, किसान को सच्चा भाव मिलेगा। मैं सर लड़ूंगा हरदा से खिरकिया और खंडवा तक 4 लेन हाईवे हो, इसके लिए लड़ूंगा। दोनों तरफ का रोड हो, क्योंकि मैं खुद भी आवागमन करता हूं सर। एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत होती है। हरदा से लेकर होशंगाबाद तक 4 लेन बने, उसके लिए झगड़ा करूंगा सरकार से। मैं नाक में दम कर लूंगा सर इन विषयों को लेकर। कोई भी सरकार में आएगा, मेरी वजह से उनकी नींदें हराम हो जाएगी। ये मेरा वादा हरदा की जनता से। और हरदा में युवाओं को मैं उनकी कंपनियां खुलवा कर सर उनको मैं ठेकेदार बनाऊंगा, क्योंकि पैसा बहुत पड़ा है हरदा में। 12,536 करोड़ रुपए का फंडिंग पड़ा हुआ है। और मैं लड़कों को, युवाओं को जो मेरा साथ देंगे चुनाव में या जो नहीं भी देंगे, उनको मैं ठेकेदार बनवाकर हरदा के निर्माण कार्य पूरे करवाऊंगा। तो मुझे लगता है हरदा में जो सामान्य बेसिक सुविधाएं हैं उसकी समस्या नहीं रहेगी। और मैं सर खासतौर पे गांगला से हंडिया तक सड़क मार्ग बन सके उसके लिए प्रयासरत हूँ। हरदा और खिरकिया में ओवरब्रिज बन सके उसके लिए प्रयासरत हूँ। साथ ही हंडिया में जो मंडी बनी हुई है वो मंडी ओपन हो, मंडी में खरीदी बिक्री शुरू हो, उसके लिए मैं सरकार से कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सरकार से लड़ूंगा सर, पर मैं मंडी खुलवाऊंगा सर। 80-90 गांवों को फायदा मिलेगा सर, उनको हरदा आना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मेरे बहुत सारे प्लान हैं। और मैं SC/ST के युवाओं को जो है वो पवन पुत्र योजना के तहत जो ऑटो टेम्पो वितरण करने के लिए भी लड़ूंगा सर। मैं आपको वादा करता हूं सर हरदा की जनता से कि हरदा में एक पुलिस वाला भी 1 रुपया लेने से पहले डरेगा, एक अधिकारी भी 1 रुपया लेने से पहले 500 बार सोचेगा कि यहाँ का विधायक जान ले लेगा हमारी यदि हमने 1 रुपया भी ले लिया तो। हरदा में बहुत अच्छी व्यवस्था बनाऊंगा सर। हरदा में व्यवस्था बनाना मेरा
मेरा जो है सपना है। मैं चाहता हूं कि इंदौर जैसा डेवलप हो जाए। यहाँ पे ओवरब्रिज का तो मैं कह रहा हूं कि इंदौर और हरदा और खिरकिया में मैं 1 साल के अंदर निर्माण करवा दूंगा। ये मेरा वादा है हरदा की जनता से। और मेरे बहुत सारे हर गांव में हर खेत तक सड़क पहुंचे, इसका पैसा हरदा में ऑलरेडी रखा हुआ है। उस पैसे को इंप्लीमेंट करा के 1 साल के अंदर हर खेत तक सड़क पहुंचा दूंगा। ये मेरा वादा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और मैनिफेस्टो मैंने अपना तैयार कर लिया है। मैं अखबार में भी छपवाऊंगा और कुछ कंप्लेंट डालकर मैं हरदा की जनता तक मेरा मैनिफेस्टो पहुंचाऊंगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे युवा तुर्क, युवा क्रांतिकारी आनंद जाट, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से कई कई लोगों की रातों की नींद हराम कर रखी है। कई कई लोग जो हैं उनके सपने में आनंद जाट आते हैं कि आज ये किया है, कल पता नहीं ये क्या करेंगे। ऐसी शख्सियत को हमने अपना फर्ज समझा हमारे दर्शकों से रूबरू कराना। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़, सैयद महमूद अली चिश्ती के साथ में अरुण तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार।